हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं। आप सब जान रहे हैं कि वर्तमान समय में सी टेट के एग्जाम चल रहे हैं और टेट के एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है, जैसा कि समाचार पत्रों में आ चुका है। तो उसी क्रम में अगली कड़ी में आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के एकदम धमाकेदार क्वेश्चन जो सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं और यूपी टेट में भी आते ही आते हैं। लेकिन चूंकि वर्तमान में सी टेट चल रही है परीक्षा, इसलिए आज हम ST8 का ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं पूरे विश्लेषण के साथ। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं और लाइक और शेयर करते रहिए। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न हैं और उनके सटीक और उपयुक्त और बेहतर आंसर कौन होंगे। हम क्यों इस तरह की बात करें, आंसर एक सही होगा ना। कभी कभी लगता है सी टेट में 2 आंसर सही है, 3 आंसर सही है। इसलिए मित्रों मैं कह रहा हूं कि देखिए सबसे सटीक आंसर कौन है। क्यों कि पेडोलॉजी के जो क्वेश्चन है उस सटीक आंसर, संभावनाओं पर कभी कभी आंसर कि थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हुआ तो लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही एक ही होगा। चाहे ए होगा, चाहे बी होगा, चाहे सी होगा, चाहे डी होगा। तो क्रम में सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जुड़ने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेखनी को उठाते हैं और देखते हैं आज हम 30 में 30 प्रश्न का आंसर आप दे रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि आप देंगे ही, क्योंकि आप इतनी जबरदस्त पढ़ाई किए हैं कि कोई रोक नहीं सकता। आइए पहला क्वेश्चन है कि सोनाली एक कक्षा के प्रयोग आधारित प्रश्नों को तैयार करने पर अधिक बल देती है। इसके लिए उसके द्वारा किस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाना चाहिए। किसके लिए, इसके लिए उसे किस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाना। पहला, वहां पर कितने प्रकार के जल हैं, ठीक वो। उसके बाद दूसरा दिया जल चक्र की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। तीसरा दिया है कि आप कोई ऐसा उदाहरण जानते हैं जहां पानी का वाष्पीकरण ठंडा करने में सहायता करता है। और चौथा ऑप्शन दिया है क्या आप ऐसा घड़ा बना सकते हैं जिसे गर्मियों में पानी, पीने का पानी रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न पत्र तैयार देने पर वाष्पीकरण, देखिए वाटर का जो टॉपिक पढ़ाया जाता है जल का, उसमें यह देखा जाता है कि जल का वाष्पीकरण होगा और जब जल का वाष्पीकरण होगा तभी जल ठंडा होता है। तो मेन बात आपका ऑप्शन जो होगा इसमें आप बता रहे हैं बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड आनंद जी, बहुत सही, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ एकदम सी, एकदम आंसर सी है। आप सब जान रहे हो भाई, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप कोई ऐसा उदाहरण जानते हैं जिससे पानी का वाष्पीकरण होता है। हाँ भाई, पानी का वाष्पीकरण कई तरीकों से होता है। पानी कहीं इकट्ठा है और धूप हो रही है तो वाष्पीकरण कर देखिए पानी कम हो जाता है। यही नहीं, आप जल को बॉयल करते हैं वहां भी वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण के द्वारा जल को जब ठंडा किया जाता है, ठंडा करने में सहायता करता है। क्या करता है, ठंडा करने में सहायता करता है। अर्थात ऑप्शन क्या होगा, सी, करेक्ट। आगे बढ़ा जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में साधारण प्रयोग करना, क्या करना, जनरल प्रयोग करना और उदाहरण देना किसमें सहायता करता है। देखिए जब कहा जाता है कि जनरल प्रयोग करिए और उस पर उदाहरण देने के लिए, पहला क्या दिया है विकल्प, पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा करने में। दूसरा दिया है पोर्टफोलियो के लिए सूचनाएं एकत्र करने में। तीसरा दिया है थ्योरी के कालांशों की संख्या को कम करने के लिए। चौथा दिया विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराने। जनरल साइंस में आप सब जानते हैं
कि प्रयोग की बात होती है। किसकी बात होती है? प्रैक्टिकल की। तो साधारण प्रयोग करना और उसका उदाहरण देना। साइंस प्रयोग सिद्धांत प्रयोग और उदाहरण पर जो आधारित है। तो विद्यार्थियों को आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से क्या कराना? परिचित कराना। क्या कराना? विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से साधारण प्रयोग और उदाहरण देना। क्या देना? उदाहरण देना। ये सब जो है, ये सब उदाहरण देना, ये सब क्या है? सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराते हैं। तो ओके, आगे बढ़ा जाए, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका समय बहुत कीमती है। इस समय आप एक एक क्वेश्चन बैठ करके पढ़ रहे होंगे घर पर। एक देख लीजिए 123 नंबर का क्वेश्चन। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं ना। हम तो सीटेट में आप जानते हैं कि 61 से होंगे, 61 से 90 के बीच में, लेकिन यहाँ पर बाद में है, कोई डाउट नहीं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, पर्याप्त लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा है भाई। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण, कौन प्रकरण? ध्यान दीजिएगा, वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए लिखी 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। पहला, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। खाली बीकर पानी की सतह है और उसके ऊपर खाली बीकर ऐसे रखें और ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। तो जब नीचे ढकेलेंगे तो आते हैं कि वायु में भार होता है, तो वायुमंडलीय दबाव होगा, तो क्या होगा? बीकर धंसेगा नहीं। आप देख रहे हैं कि जमीन में धंस जाता है, लेकिन पानी उसे उछाल मारेगा, अर्थात यह बात सही है। दूसरा, नली स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, यह बात गलत है। गुब्बारे में हवा भरना, यह भी बात गलत है। डी में देखिए क्या दिया है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्य अवस्था में, साम्य मतलब एकदम समान अवस्था में रखें दोनों गुब्बारों को, और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। क्या करें? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक गुब्बारे को फोड़ दें, प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम पेडोलॉजी चेक होगी यहाँ आपकी। फोड़ दें। उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी? तो कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रस्तुत करेंगी? आप सब जानते हैं कि ये भी है। तब लगेगा कि हाँ भाई, हवा में ये जब गुब्बारा दूसरा फूटेगा तो एक को ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, तो हवा में भार है कि नहीं है, तो वायु प्रकरण पता चलेगा, हवा का महत्व पता चलेगा। अरे वैसे आप देखते हैं हवा चलती है तो थोड़ा आप भी इधर उधर होते हैं कि नहीं होते हैं, अर्थात ये भी बात सही है, अर्थात ये भी सही है और डी भी सही है। इसलिए उपयुक्त आंसर यहां पर दिया है ए में, ए और डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी। बहुत सही, वेरी गुड। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए आइए, लाइक और शेयर करते रहिए। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम भूलिए मत। इस समय परीक्षाएं आपकी चल रही हैं, इसलिए हम लोग भी आपको बेहतरीन क्वेश्चन और चुनिंदा क्वेश्चन को खोज कर मेहनत करके आपके ला रहे हैं, ताकि आप सफल हों, और तय है कि सफल हो रहे हैं और हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन 124 नंबर। 124 नंबर कक्षा में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। पोषण प्रकरण, कौन प्रकरण? पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हैं। तो आप देखते हैं प्राइमरी स्कूलों में या कक्षा 5 तक के छोटे बच्चों को घर से लंच ले जाते हैं, टिफिन ले जाते हैं। तो एक शिक्षक को पोषण बताने का पहला क्या दिया है? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने, उसकी सामग्री मतलब भोजन देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक उसकी व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा दिया है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा दिया श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। डी मानव के दांतों को प्रतिरूप दिखाना चाहिए। देखिए बी, सी और डी तीनों बातें अनुपयोगी लग रही हैं। एक शिक्षक को क्या करना, पहले देखना होता है ना। आज जानते हैं मीनू, आपके प्राथमिक स्कूल पर भी मीनू होता है कि किस दिन कौन सा भोजन बनेगा।
चार्ट देते हैं कि इस दिन ये लंच लेकर आएगा छात्र, इस दिन ये लंच लेकर आएगा, तो प्रकरण पढ़ाते समय पहले तो टिफिन बॉक्स देखें क्या लाया है, तो जो लाया है तो बाद में उसकी सामग्री को देखेगा, बाद में शिक्षक को बताएगा कि देखो ये खाने से, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से ये विटामिन मिलेगा, यह खाने से यह प्रोटीन मिलेगा, ये चीज खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, अर्थात शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये चीज खाओगे तो वसा मिलेगा, ये सब फ्रूट खाओगे तो ये मिलेगा, सारी सामग्री अर्थात प्रभावी तरीका क्या होगा पोषण के लिए, तब ये क्या होगा, ये होगा अर्थात इंपॉर्टेंट हो गया क्या, ए टिफिन बॉक्स खोलना और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना और बाद में उसकी व्याख्या करना। ओके, आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों को टिफिन का तो हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 125 नंबर 125 नंबर कहता है अपने पर्यावरण में पेड़ों के महत्व के संबंध में, किसके संबंध में, पेड़ों के महत्व के संबंध में छात्रों को जागरूक कर दें, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। अरे आप तो सब जानते हैं कि आजकल प्राथमिक स्कूलों पर उत्तर प्रदेश में तो वन माह चलाया जाता है, वैसे वन सप्ताह भी चलता है 1 जुलाई से 7 जुलाई, और उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक वन माह चलाया जाता है। पेड़ों को लगाने सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, पेड़ों के विभिन्न उपयोग को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री का उपयोग करना। ठीक, दूसरा दिया क्या है, दूसरा दिया विभिन्न उत्पादों के उदाहरण देना जो हमें पेड़ों से प्राप्त होते हैं। तीसरा दिया है सी, छात्रों को विभिन्न प्रकार के पेड़ों का चार्ट दिखाना। डी, उन उत्पादों और सेवाओं को समझाने के लिए छात्रों को बगीचे में ले जाना जो हमें पेड़ों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे हैं ना, पर्यावरण जागरूकता का विषय है और पर्यावरण की सबसे अच्छी विधि क्या मानी जाती है, भ्रमण विधि। क्यों भाई, याद आ रहा है कुछ, कौन विधि, भ्रमण विधि। और भ्रमण विधि सबसे अच्छा क्या है कि जाइए उन, देखो ये पेड़ को बागीचे में बच्चों को ले जाता टूर में, बताया ये देखो इससे ये चीज मिलता है और ये फायदा करता है, ये इसको नहीं छूना चाहिए, ये टच करता है, ये हमारे लिए कैसे है, ये हमें क्या क्या खाने को देता है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही था, पेड़ों के महत्व है, ध्यान दीजिए, पेड़ों के महत्व के बारे में है, और पेड़ों के महत्व के बारे में सबसे अच्छा तरीका डी है। क्या है, डी है। तो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड, बहुत सही। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा है, यदि डेंगू की रोकथाम के विषय पर विज्ञापन देखने के बाद बच्चा प्रश्न करता है कि डेंगू मच्छर को अपने प्रजनन के लिए स्वच्छ पानी की आवश्यकता क्यों होती है, इससे पता चलता है। बच्चा क्या प्रश्न पूछ रहा है, विज्ञापन देखा, प्रश्न पूछा कि डेंगू मच्छर के जो लार्वा फैलते हैं वो स्वच्छ पानी की क्यों जरूरत होती है, स्वच्छ जल में क्यों ज्यादा फैलते हैं, क्यों। बच्चे इस तरह का प्रश्न कोई बच्चा पूछ रहा है तो निश्चित रूप से बच्चे में जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों। तो बच्चा जिज्ञासु होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विज्ञापन में जानकारी अधूरा है, विज्ञापन बच्चे की समझ से परे है। और डी है, बच्चा रोकथाम के नियमों का पालन नहीं करना चाहता और सिर्फ प्रश्न पूछ करके इसे कवर कर रहा है। नहीं, ये तीनों बातें बी सी डी सही नहीं है, इसलिए बच्चा जिज्ञासु होने के लिए क्या है, प्रोत्साहित किया गया है कि भाई सही बात है कि पूछो भाई कि ऐसा क्यों होता है। तो उसको जिज्ञासा है, उसमें जागरूकता है, प्रोत्साहित है, इसलिए वो पूछ रहा है। ठीक, हाँ हाँ, एकदम एकदम यही सही होगा, वेरी गुड वेरी गुड, एकदम सही। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन 127 पर 127 पर एबीएस का ये भी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, छात्रों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। छात्रों से यदि पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल है तो यह कैसे होता है कि हम गिरते नहीं, प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है। यहां भी छात्र प्रश्न, देखिए आज आप ज्यादा हमसे प्रश्न आज कर रहे हैं और हम आपके प्रश्न को जवाब कैसे दे रहे हैं। छोटा बच्चा, प्राथमिक स्कूल का बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो कैसे जवाब देंगे। छात्रों की कल्पना और चिंतन कौशल को बढ़ावा देना, किसको, छात्रों की कल्पना और चिंतन कौशल को बढ़ावा देना, पृथ्वी के बारे में छात्रों के ज्ञान का आकलन करना, छात्रों को पृथ्वी का आकार समझाना,
छात्रों के व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देना। तो इसमें कल्पना करें छात्र और चिंतन कौशल कि आखिर में पृथ्वी जब सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, गुरुत्वीय बल लगता है, हम खड़े रहते हैं तो हम क्यों नहीं नीचे चले जाते हैं। तो छात्र कल्पना करेंगे और कौशल, इसलिए ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एकदम जान लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 127। तो आगे बढ़ा जाए। हाँ एकदम एकदम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, एक टॉपिक है कि पक्षी हमारे दोस्त हैं, प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कौन सी पद्धति का प्रयोग करती है? पहला दिया है पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, दूसरा विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट दिखाना, तीसरा शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उन्हें पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी इतनी बात कह रही है कि देखो भाई वृत्तचित्र बनाओ, चार्ट पर प्रयोग करो, पार्क में ले जाकर दिखा रही है। नलिनी किस प्रयोजन के सीखने से भिन्न उपायों का प्रयोग कर रही है? कि बहुत से बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं ना, तो उनको पर्यावरण करता प्रत्यक्ष अनुभव की बात करता है, कहता है ना कि प्रत्यक्ष रूप से देख लीजिए कि सही क्या है। तो ये बता रही है, तो जान रही है कि जो कुछ विद्यार्थी जिज्ञासु होंगे, ज्यादा प्रश्न करते होंगे, तो चलो भाई तुम लोगों को दिखा देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। आप ज्यादा जिज्ञासु हैं, ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब बता करके ये पढ़ाना चाहती है कि देखो भाई कि आपकी क्या क्या चीजें थी, आप जो बातें पूछ रहे थे ये हो गया कि नहीं हो गया, आपकी आवश्यकता पूरी हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात 128, और निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर छोटा क्वेश्चन है, पक्षियों का प्रवास अर्थात या हैबिटेट, आवास या प्रवास, मानव का आवास, उनका आवास या प्रवास, ये विषय पढ़ाने में प्राथमिक कक्षा के छात्रों को उनके ईवीएस अध्यापक द्वारा ओखला पक्षी विहार, जानते हैं ना नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ओखला पक्षी विहार ले जाया गया। इसमें निम्नलिखित में किसमें सहायता मिलेगी? ओखला पक्षी विहार ले गया गया और इसमें क्या सहायता मिलेगी? तो क्या सहायता मिलेगी? ज्ञान का संबंध करने में, आधारभूत अवधारणा याद करने में। अरे अवधारणा याद करना है तो किताब में नहीं याद कर लेगा छात्र। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा, छात्र अध्यापक संबंध मजबूत करने में, छात्र अध्यापक का संबंध पक्षी विहार जाने में नहीं हो जाएगा। दिनचर्या एवं नीरस विषय वस्तु के बदलाव लाने में थोड़ा लगता है, लेकिन नीरस विषय वस्तु के क्लास में कहानी कह सकते हैं नीरस को बदलने के लिए, ये भी नहीं है। अर्थात बचा कौन? ए। इसलिए ऑप्शन इसका क्या सही होगा? ए सही होगा, ज्ञान का सहसंबंध करने में। जो हमको ज्ञान था, पहले से जानकारी थी, वह हम ले जाकर के पक्षी विहार में, चिड़ियाघर में उन चीजों को हमने दिखा दिया कि देखो भाई ये पक्षी का सफेद भी पाया जाता है, इस कलर का पाया जाता है, ये भी है। तो ये सब ज्ञान आगे बढ़ा कि नहीं? ज्ञान का सहसंबंध, ज्ञान और आगे विस्तारित हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सटीक आंसर क्या होगा? ज्ञान का सहसंबंध करने में। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन, एक ईवीएस कक्षा में बच्चे एवं स्वयं के व्यक्तिगत अनुभवों की भागीदारी से शिक्षक को भी लाभ होगा। क्या शिक्षक को लाभ होगा? एक हो रहा है बच्चों, कक्षा में बच्चों एवं स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव, बच्चों चाहे हम टीचर हैं उसके व्यक्तिगत अनुभव, बच्चों के अनुभव की भागीदारी से शिक्षक को क्या लाभ होगा? शिक्षक को क्या लाभ होगा? तो शिक्षक को क्या लाभ होगा? बच्चों के अनोखों अनुभव की जानकारी से। दूसरा, बच्चों में भाषा एवं संप्रेषण कौशल सुधारने में सहायता मिलेगी। इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, भाषण दिया जाता है, संगोष्ठियां होती हैं। बच्चों को वास्तविक जीवन के मूल्यों के माध्यम से सीखने में क्या मिलेगी?
मदद मिलेगी कि रियल में है क्या, रियल में वास्तव में है क्या, यह सीखने में मदद मिलेगी। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी। वेरी गुड, बहुत सही। 10 क्वेश्चन ईवीएस के हो गए अभी तक। आप सभी लोगों को लिप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या। लाइक और शेयर करते रहिए। ऑफलाइन क्लासेस सुपर टेट की और अन्य क्लासेस वर्तमान समय रन कर रही हैं। आकर के आप लिप्रेस में ज्वाइन करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं लिप्रेस क्लासेस की तरफ से। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएस के धमाकेदार क्वेश्चंस हैं आज के, एकदम देखना मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करते रहिए और अपने लोगों से बोलिए कि अरे आरपी सर आ चुके हैं ईवीएस वाले, और ईवीएस वाले ही आप कहते हैं मुझे क्यों भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस वाले सर आ रहे हैं, तो ईवीएस वाले सर स्क्रीन पर आपके सामने है, तो देरी मत करिए, लाइक और शेयर करते रहिए, जुड़ते रहिए और क्वेश्चन को आगे देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है 131, कहता है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते, क्यों पसंद करते हैं? उसका बच्चे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। भाई सब बच्चे एक साथ बैठ के बनाएंगे तो निश्चित रूप से सब बैठ के बनाए तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सही बात है। हर ग्रुप के, हर परिवार के, हर समाज के बच्चे आए हैं। हर समाज के हर परिवार का उनका अलग अलग सामाजिक स्टेटस है, वो भी सब आए हैं। तीसरा, बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है। जब उसी में कोई बच्चा अच्छा बनाता है, कोई नहीं अच्छा बनाता, फिर भी कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग नहीं बताते हैं, हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, हाँ आपका भी अच्छा, आपका भी प्रयास अच्छा। तो बच्चे क्या होते हैं? खुश होते हैं और उसके प्रति वो प्रेरित भी होते हैं। खुश होकर के क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। इसलिए सी भी सही, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। इसका मतलब इसका ऑप्शन 3 सही है। यह कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है? नहीं, कक्षा में अनुशासन वाला ही बात गलत है। अब देखिए विकल्प दिया है, विकल्प में ढूंढे ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। राइट, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तय है किस तरह के क्वेश्चन ईवीएस में आ ही रहे हैं और आएंगे भी। तो जो आप लोग बता रहे हैं, परीक्षा दे के आ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं हाँ सर ये भी क्वेश्चन मिला था, सर ये भी मिला था, आप बताए थे ऑनलाइन में ये भी मिला था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको विशेष रूप से जरूर देखें। बाकी किताबें, तरह तरह की चीजें तो आप पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए उनको, लेकिन इनको भी देखिए, थोड़ा समय निकाल करके लिप्रेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाइक और शेयर करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा है, पूछा गया है, सी टेट का ही क्वेश्चन है, टेट का भी क्वेश्चन है। हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ एकदम डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा जी, बहुत सही, बहुत सही। अरे वाह, सब लोग आंसर दे रहे हैं, जैसे लग रहा है पहले से रट के बैठे हुए हैं। तो सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होती है वही निर्णय लेती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नर जो हाथी होती है वो झुंड को छोड़ देती है, बच्चों के साथ, सारे समूह के साथ कौन निर्णय लेता है? मादा हाथी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बिना समय आपका गंवाए हम। निम्नलिखित में से भिन्न विषय, यहां पर निम्नलिखित में से भिन्न होना चाहिए, भिन्न विषय का पता लगाइए। मतलब भिन्न कौन है, मतलब इसमें कौन भिन्न है? तो चूहा स्तनधारी, हिरन स्तनधारी, कंगारू स्तनधारी, बस यही है। क्या जानते हैं? यूथीरिया, मेटाथीरिया, प्रोटोथीरिया। तो आप जानते हैं सब बच्चे देते हैं, ये सब बच्चे देते हैं, अर्धविकसित बच्चा देता है। प्लेटिपस एक है यूथीरिया में, लेकिन ये अंडे देता है। क्या देता है? अंडे देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए 133 का सी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। याद कर लीजिए, इसको देख लीजिए, इस तरह के प्रश्न आए हैं, आते रहते हैं, तो बस इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पता लगता है कि निम्न कौन भिन्न है। तो बाकी सब बच्चे देते हैं और ये क्या देता है? अंडा देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लीजिए। यह भोजन से संबंधित
किससे संबंधित है? आपके फूड से संबंधित क्वेश्चन है, आप पढ़े थे ना। दूसरा थीम भोजन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया का कारण बनती हैं? आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। और वही वयस्कों में जब विटामिन डी का ऑस्टियोमैलेशिया होती है, हड्डी की बीमारी होती है। इसे सीधा आंसर सी है नहीं, सी है नहीं। डी का अत्यधिक सेवन से दूसरी दिक्कत हो सकती है, विटामिन डी का कम सेवन। तो आंसर ए सही है। वेरी गुड। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। हाँ, एकदम एकदम बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, ही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अब कोई दिक्कत नहीं, इसका ऑप्शन यही सही है। कोई डाउट किसी को? इसमें कौन सा डाउट है? डाउट तो पेडोलॉजी के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा आप हो रहे होंगे, ये तो देखते आप लगा देंगे। क्यों भाई? सही बात है ना? लगाते हैं आप ना, लगा के आ रहे हैं ना, एकदम सही। सारा विटामिन हमने आपको बताया है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, एक एक विटामिन के बारे में आपको जानकारी है, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि वे उड़ सकते हैं। एक कारण तो नहीं होगा। पक्षी, बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, कि ये देखें पेंगुइन है, ठीक। पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूम सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, ऐसा नहीं सब पक्षियों की आंख छोटी होती है, ये भी बात सही नहीं है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, सारे पक्षियों के ऐसे नहीं होते हैं, ठीक। और ये भी बात है, बहुत अधिक हिलाते, इसका कारण है बी, अर्थात पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। हमारी पुतलियां घूम सकती हैं, लेकिन पक्षियों की, और जाते हैं पक्षियों की आंखें अक्सर सिर के ऊपर होती हैं और एक ही समय में वो दोनों तरफ देख सकते हैं। पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय मैं बताया कि पक्षियों की आंखें, हमारी आंखें सामने होती हैं और उनकी आंखें सिर पर होती हैं, और जब उनकी आंखें सिर पर होती हैं तो उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसीलिए कई समय में वो दो तरफ देख सकते हैं, दाएं और बाएं दोनों देख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? गर्दन अधिक हिलाते हैं। गर्दन हिलाने का कारण यही है कि होगा, जैसे मैं गर्दन हिलाऊं तो मैं पक्षी तो हूं नहीं, फिर भी आप ध्यान दीजिएगा वो उनकी पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन अपनी हिला करके ऐसे ऐसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ, एकदम एकदम। गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। चलिए, हाँ डन है, थम्स है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं प्रवीण जी। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग से मृदा कैसी हो जाती है? देखिए, क्रॉप रोटेशन की बात इसीलिए की जाती है, फसल चक्र, क्योंकि फसल जब वो अलग अलग हो जाता है, अलग अलग किस्म की फसलें, धान, गेहूं, गन्ना, इस तरह से बोया जाता है, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और जब एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, अर्थात ये कई तरह के खनिज तत्व का दोहन हो जाएगा, और इस कारण से मृदा कैसी हो जाएगी? पूछ रहा है, मृदा कैसी हो जाएगी? मृदा उपजाऊ बन जाएगी, ये गलत है। किसी भी फसल विशेष के लिए उपयोगी बन जाएगी, ये भी बात गलत है। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ये भी बात गलत है। मृदा क्या हो जाएगी? ये सारी बातें ये मृदा की गुणवत्ता के लिए है, अर्थात मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, हमारे लिए बेकार हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए फसल चक्र अपनाया जाता है, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन 137 लीजिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज भी होते हैं आप लोग इसमें। निम्न पूछा हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं? केरल में देखिए, नारियल तो केरल का है, सुपारी भी केरल का है, तो सुपारी भी दिया है, नारियल भी दिया है, लेकिन केला, सुपारी और केला, चिनार वहां नहीं पाया जाता है, चीड़ वहां नहीं पाया जाता है, चीड़ वहां पर्वतीय वन में पाया जाता है, इसलिए केरल में नहीं पाया जाता है। तो चिनार भी केरल में नहीं पाया जाता है, इसलिए नारियल तो है, लेकिन यहां पर टैपिकोआ, आप नारियल के बारे में पढ़े होंगे, उबले हुए चावल वाले। तो सुपारी और केला, इसका सीधा सा आंसर होगा। केला भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सुपारी के साथ केला है, तो यही विकल्प सही होगा। कई लोग हमसे पूछ भी रहे थे कि सर क्यों चिनार नहीं, तो चिनार वहां पाया ही नहीं जाता, इसलिए नहीं, ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 138 आपके सामने, थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा समय दीजिए। घर पर भोजन को अलग करने के लिए निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का प्रयोग बड़े कणों से छोटे कणों को छानने के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है? और साधन तो निथारना हो गया, ये तो होगा नहीं। फटक करके ये भोजन के जो तत्व होते हैं, आप लोग कुछ लोग करते फटक करके छोटे कण भी चले जाएंगे, बड़े कण उसमें रह जाएंगे। थ्रेसिंग करना तो मड़ाई किया जाता है। देखिए इसका सटीक आंसर पूछा हुआ क्वेश्चन है, छानना होगा। क्यों कि जब फिल्टर पत्र से छानेंगे तो नहीं करते हैं, तो जब छानने का मतलब चालना भी हो जाएगा, अर्थात देखा जाए तो छोटे कण नीचे आ जाएंगे और ऊपर वाले छन्ना पत्र में रह जाएंगे। इसलिए सीधा आंसर इसका क्या होगा? छानना। क्या होगा? छानना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह भी भोजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, आपके भोजन से जुड़ा हुआ। शरीर द्वारा अधिक मात्रा में आवश्यक भोजन घटक कौन सा है? आवश्यक भोजन घटक कौन सा है? तो आवश्यक भोजन घटक कौन सा है? आप जानते हैं कि भोजन में दो तरह के पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, और हम बताए भी थे आपको कि कार्बोहाइड्रेट, कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कौन? विटामिन, उसके बाद न्यूक्लिकम, यही तो कार्बनिक पदार्थों में थे। न्यूक्लिकम। आप सब जान रहे हैं कि हमारे शरीर की 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। वसा के द्वारा 20 से 30%। ठीक। अब देखिए, अर्थात नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर वसा, तीसरे नंबर पर आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन, उसके बाद विटामिन की तो सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। तो यहां पर देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन है तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन है और प्रोटीन के साथ खनिज है, ये भी नहीं होगा, खनिज के साथ विटामिन है, भी नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट है। आंसर लॉक करें, बोलिए बी। वेरी गुड, बहुत बड़ी थंब फटा रहे हैं आप, बहुत सही सुरजीत जी, बहुत सही, बहुत अच्छी बात। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, क्योंकि तीसरे नंबर पर कौन है? कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन है, यही आवश्यक घटक है, मतलब क्रम है घटक का, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसलिए 2 नंबर वाला कहीं है ही नहीं है वसा, इसलिए बी सही होगा। क्लियर था? कोई डाउट किसी को? नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। हाँ, लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत। हाँ, शुभ संध्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए, लाइक और शेयर करना एकदम मत भूलिए। लिब्रस आपके लिए तन मन धन से तैयार है, देख रहे हैं ना कितने कस्तर क्वेश्चन, सब लोग अपने अपने विषय के क्वेश्चन लिब्रस क्लासेस के द्वारा ऐसा दिया जा रहा है कि ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करें। एकदम सही कर रहे हैं, और जब परीक्षा देकर आ रहे हैं खुश होके आ रहे हैं। जब आप खुश होके आ रहे हैं ना, तो हम लोग गदगद हो जा रहे हैं। अब हम अपनी बात को कह नहीं सकते, इतना खुश हो जा रहे हैं हम, इसलिए निश्चित रूप से लाइक और शेयर करते रहिए। आगे बढ़ा जाए। हाँ, एकदम समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। लीजिए छोटा सा क्वेश्चन, पेड़ पौधे व जंतु से आ गया, पेड़ पौधे से आ गया। पूछा है कौन जड़ नहीं है? आप जानते हैं जड़ और तना, पत्ती, इसके बारे में, पौधों के बारे में बताया गया था। मूली जड़ है, सलजम जड़ है, शकरकंद जड़ है, अदरक क्या है? तना है। क्या है? अदरक तना का उदाहरण है। और भूमिगत तने के जो रूपांतरण होते हैं, घनकंद, प्रकंद, कौन? प्रकंद और सल्ककंद, कौन? सल्ककंद। तो अदरक किसका उदाहरण है? प्रकंद का। किसका उदाहरण है? भी जान गए, तना का रूपांतरण होता है ना। कौन कौन? घनकंद, प्रकंद, सल्ककंद और कंद। घनकंद में बंडा और केसर आते हैं, प्रकंद में अदरक हल्दी आते हैं, सल्ककंद में बल्ब अर्थात प्याज आता है, और कंद में आलू आता है। क्लियर? ये सब तना के उदाहरण, भले ही जमीन के नीचे होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जड़ में सब आते हैं, तो इसलिए कौन जड़ नहीं है पूछ रहा है, आंसर क्या होगा? सी। देखिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इन छोटे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से गलत कर देते हैं।
नहीं करना है, भूलना नहीं है कि कौन जड़ है कौन तना। ये देखने में छोटा लगता है लेकिन वही बात है कि छोटा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्य खनिजों की तुलना में हमारे शरीर के लिए मात्रा में कौन खनिज आवश्यक है? मतलब कौन खनिज? आप जानते हैं कि सल्फर और आयरन तो हमारे लिए जरूरी है। सल्फर उतना जरूरी नहीं, कैल्शियम भी है जरूरी, लेकिन आयोडीन भी सूक्ष्म मात्रा में 1%, कैल्शियम 1.2, और सोडियम और पोटेशियम। आप जानते हैं कि सोडियम NaCl, और जानते हैं WHO के द्वारा एक व्यक्ति को 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन नमक, समुद्री नमक, क्योंकि शरीर के संचलन के लिए सोडियम बहुत आवश्यक होता है, और पोटेशियम 1.2 ग्राम पर डे, और पोटेशियम समुद्री नमक और अन्य पदार्थों में मिलता है। कीवी में मिलता है, कीवी जो आजकल एक चीज चला हुआ है ना, खूब लोग कीवी फल के रूप में खा रहे हैं, ये भी। इस आधार पर सोडियम और पोटेशियम यह सर्वाधिक जरूरी है। तो इसलिए कौन सही होगा? तुलना में पूछ रहा है, तुलना है तो सब जरूरी। आप वहां पर लिस्ट देखेंगे तो सर्वाधिक आप देखेंगे कि सोडियम, क्योंकि भाई बिना नमक का देखते हैं ना, आप खुद प्रयोग करते हैं, चाहे आप समुद्री नमक सोडियम क्लोराइड वाला लें या तो सेंधा नमक व्रत इत्यादि में खाते हैं लोग, और सेंधा नमक में क्या मिलता है? पोटेशियम मिलता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम। इसीलिए पोटास थोड़ा लाल रंग का दिखता है सेंधा नमक, ठीक ना? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? बोलिए, आपको डाउट है? नहीं, थम्स दिखा रहे हैं, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं। जब आप कह रहे हैं तो अच्छी बात है। 142 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लीजिए। पड़ोसी देश के बगल में चलते हैं। नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की कौन सी शर्त है? भारत और नेपाल एक मित्र देश है, और समझौते के तहत 1960 के समझौते के तहत भारत और पाक की मतलब नेपाल की खुली सीमा है। क्या है? खुली सीमा है। इसलिए कोई वीजा नहीं, सीधा सा अंतर। आप लोग जाते भी होंगे नेपाल, क्यों जाते हैं ना भाई रघुवीर जी? जाते हैं? हाँ, एकदम बहुत सही। तो कोई वीजा नहीं है, जाइए। गोरखपुर से जाएंगे तो 4 घंटे में नेपाल के बॉर्डर, नेपाल में चले जाएंगे आप, ठीक ना? तो निश्चित रूप से कोई वीजा नहीं। एक जनरल सेंस का क्वेश्चन था, सामान्य क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े। लीजिए, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन आ गया। 143 नंबर क्वेश्चन एक आता है कि पीतल किसके मिश्र धातु है? ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कौन किससे मिलकर बनता है। सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, और प्रकृति में पाए जाने तत्वों से मिलकर के जो बनाए जाते हैं। तो देखिए, पीतल किससे मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से। आपको रट डालना होगा, याद कर डालना होगा कि पीतल में क्या होता है। तांबा ज्यादा होता है, जस्ता कम होता है, और तांबा और जस्ता मिलकर के क्या निर्माण करते हैं? पीले रंग का देखते हैं ना, पीतल होता है। पीतल के बर्तन पहले होते हुआ करते थे, आज भी घरों में दिखता है। इसलिए पीतल का लोटा होता था, इसलिए तांबा और जस्ता। कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत किसी को? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिए, अगला क्वेश्चन भी छोटा है लेकिन आपको आगाह कर रहा है। छोटा क्वेश्चन क्या आगाह कर रहा है? ओ मानो, मैं अपनी उपस्थिति से तुम्हें परेशान करता हूं। क्या कह रहा है? ओ मानो, मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति से परेशान करता हूं। तुम मेरे स्तर में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हो। मैं कौन हूं? तुम मेरी बढ़ोतरी से परेशान हो रहे हो। रेत बढ़ेगा तो ठीक है, मरुस्थल बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वहां रेगिस्तान हो सकता है। कोयला ईंधन है, कोयला प्राकृतिक ईंधन है, पेट्रोलियम भी प्राकृतिक ईंधन है। तो इससे हम परेशान है, ये तो हमारे खत्म हो रहे थे, इनको बचाने की बात चल रही है। इसीलिए तो इन प्राकृतिक ईंधन और निकाले गए ईंधन के अलावा हम ऊर्जा के गैर स्रोतों पर विचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रदूषण पड़े होंगे, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अर्थात साउंड। हमने ही तो वाद्य यंत्र बनाया, हमने ही तो तरह तरह के शोरगुल वाली चीजें बनाया, तो हम
परेशान है, तुम ही ने बनाया और तुम परेशान हो। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पकड़ लिए होंगे, आंसर दे दिए होंगे। तो आंसर डी क्या है? शोर। इसका क्या ऑप्शन होगा? शोर। कोई दिक्कत? अर्थात ये ध्वनि प्रदूषण संबंधित था। आगे अगला क्वेश्चन 145, मरुस्थल में स्थित, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए, अबू धाबी वाला क्वेश्चन है। मरुस्थल में स्थित उस स्थान का मुद्रा का नाम बताइए जहां पर पानी तेल से महंगा। एक जगह है अरब कंट्री में बहुत है, अबू धाबी। और अबू धाबी और अरब कंट्री में तेल जो है महंगा नहीं है, और तेल से महंगा जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, अर्थात दिरहम। अर्थात अबू धाबी पूछ रहा मुद्रा, तो थोड़ा सा इधर जीके का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं। तो अबू धाबी की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। अर्थात अरब कंट्री जहां पर तेल, पानी तेल से भी महंगा बिकता है, वह जगह कौन है? दिरहम। अर्थात वो अरब कंट्रीज में, और दिरहम वहां की मुद्रा का नाम है। यूरो का, डॉलर अमेरिका का है, टका आप सब जानते हैं बांग्लादेश का है। ठीक, तो इस तरह से दिरहम। बाकी तो आप सब जान रहे थे, क्यों भाई? सब मुद्रा जहां यूरोपीय देशों का, डॉलर अमेरिका का, टका बांग्लादेश का, तो इसलिए दिरहम ही तो आंसर होगा। क्यों? उस तरह से भी ना दिमाग लगाएं तो देख लें कौन कौन देश का है, पड़ोसी देश का है, ये भी सब जानते हैं, आप जीके में आता ही। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। ओके, गुड। हाँ 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 हाँ, एकदम वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। क्या बात है, सबका डी आ रहा है। हाँ, डी पार एकदम डायरेक्ट तैयारी हो रही है आपकी, बहुत सही। 146 पर चलते हैं। 146 लीजिए, आपके घर ये सब चीज आप सामने बैठे होंगे, हो सकता है। रेडियो एवं टीवी का कवर आज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नायलॉन गर्म होगा तो पिघलेगा, पॉलिस्टर भी पिघलेगा। जानते हैं टीवी का वो जो होता है ना, कहते हैं ना आईसी खराब हो गया है या चीजें, तो गर्म भी तो होता है। आप देखिए ना, हम यहाँ खड़े हैं ना, तो भी गर्म है यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर छूने पर ही गर्म होता है। तो निश्चित रूप से ये नायलॉन का बनेगा नहीं, पॉलिस्टर का बनेगा, पिघल जाएगा। रेजिन तो गोंद इत्यादि होता है, ये भी बनेगा नहीं। तो ये भी नहीं सही है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। ऐसे हमने बोला था ना, इस तरह का क्वेश्चन है तो थोड़ा अपना दिमाग लगा दीजिए। गर्म होता है रेडियो टीवी का, देखते ट्रांजिस्टर भी बहुत चलते चलते गर्म होता है, टीवी भी चलते कहते हैं थोड़ा बंद कर दीजिए। तो लेकिन एक ऐसा उष्मा का कुचालक पदार्थ जिस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, गर्म जरूर होगा लेकिन वो पिघलेगा नहीं, वो सांचा को खराब नहीं करेगा, वह क्या है? बैकेलाइट। क्या है? बैकेलाइट। यह क्वेश्चन जानते कहां से है? वे चीजें जो हम बनाते हैं तथा प्राप्त करते हैं, जो पर्यावरण की 6 थीमों में, 6 थीमों में 6वां जो थीम है वहां का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अब तो बस 4 क्वेश्चन आपके रह गए हैं भाई, 4 क्वेश्चन बस देख लीजिए, तब जाइएगा, उठिएगा स्क्रीन पर से। बस मेरे भाई लाइक और शेयर करते रहिए। एवरेस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बढ़ते हैं आगे। लीजिए, थोड़ा सा आ गया, थोड़ा बड़ा आ गया, इसलिए मैंने कहा देख लीजिए, भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिवीजन करा रहे हैं हम आपको। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जानते हैं? पहला दिया है, थोड़ा देख लें 2 मिनट, क्यों देख लेना। हाँ, पहाड़ पर अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन कम हो जाता है। हाँ ठीक है, बढ़ते जाते हैं, कहीं कहीं ऑक्सीजन कम हो जाता है। दूसरी बात, ये बात क्यों लेके जाते हैं इसका कारण यह नहीं है। दूसरा, वायुमंडलीय दबाव की वजह से नाक से होने वाला रक्तस्राव बंद हो जाता है, रक्तस्राव होने लगता है। ठीक, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ठीक, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव नहीं, कुछ दूर तक वायुमंडलीय दबाव का स्तर होता है ना, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, आप सब जानते हैं। लेकिन अधिक ऊंचाई पर जब जाएंगे तो वायुमंडलीय दबाव अचानक कम होगा। तो इसलिए जब अचानक कम हो जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए देखिए, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, और अधिक ऊंचाई, देख रहे हैं ना, अधिक ऊंचाई, तो ध्यान देना भाई, वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। यह मंडली है, ठीक ना, वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी।
आप सब जानते हैं पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल दबाव कम होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए पर्वतारोही अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, अपने साथ, बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस रुके रहिए आप लोग, देखते रहिए एकदम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 148 आ गया। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कब, कहां पर अभ्यास प्रश्न आते हैं? अभ्यास प्रश्न आप सब जानते हैं कि इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरण के अंतर्निर्मित में, पाठ्यपुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तो हर चैप्टर में अलग अलग होंगे, लेकिन पाठ्यपुस्तक अभ्यास एवं गतिविधियों को इकाई के अंत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे, आप जब चैप्टर कोई प्राथमिक स्कूल में आप टीचिंग माइक्रो टीचिंग किए होंगे, आप देखेंगे लास्ट में सब लिखा रहता है पूछो जानो, इस तरह के इकाई के अंत में ये चीज दी जाती है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन छोटा क्वेश्चन था, फिर भी आप सब जान रहे हैं। आइए, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। अब चलते चलते हम लोग देख लें। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना नहीं, अपने आसपास को खोजने के अवसर उपलब्ध कराना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या के लिए पर अधिक एकाग्रता। देखिए, एक छोटा छात्र संकल्पना पर एकाग्रचित नहीं हो पाएगा, बहुत से छात्र चंचल होते हैं, और उस पर व्याख्या करेंगे विस्तृत तो समझ नहीं पाएंगे, और पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बेला, छोटा बच्चा है परिभाषा समझ पाएगा, वो कहानी समझता है, वो कहानी सुनना पसंद करता है, तो उसको शिक्षण के माध्यम से कुछ चीजें समझा बुझा के बताई जाती हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा, अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान करना। क्या प्रदान करना? अवसर प्रदान करना। इसलिए क्योंकि तब जानेगा, क्योंकि पर्यावरण आप सब जानते हैं जागरूकता का विषय है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आज के ईवीएस का एकदम लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको हिला के रख देगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है दिया है, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर 150 नंबर है। यदि कक्षा 5 का छात्र पिछली गर्मियों की छुट्टी में, मतलब कक्षा 4 जब पास कर लिया था, तो गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों पर सुनी गई, घूमने गया होगा, भ्रमण पर गया होगा अपने परिवार के, अपने लोगों के साथ, पक्षियों की आवाज की नकल करता है, तो अच्छा है। कई लोग कहते जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा सीखा ना, लेकिन वहां आकर के अपने क्या पक्षी की नकल करके बोलेगा तो क्या मानेगा कोई? पक्षी की कोई पशु कोई पक्षी बोल रहा है उस तरह की आप आवाज निकालेंगे तो क्या कहेंगे लोग कि बड़ा जिज्ञासु है? नहीं। दूसरा व्यक्त करने में, ये तो अधूरा है ऑप्शन ही। व्यक्त, क्या व्यक्त कर देना? सुधार करने में। क्या पक्षी की नकल कर लेगा तो बानों में कौन सा, उस बच्चे में कौन सुधार हो जाएगा? तो ये भी बात सही नहीं है। तो बचा क्या? भविष्यवाणी करने में। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक पक्षी की भविष्यवाणी से क्या होता। अरे आप नहीं जानते हैं, आज भी मिथक है कि घर पर कौवा बैठ जाता है तो लोग कह रहे हैं, कहते क्या हैं कि आ रहा है, कोई आने वाला है, आज कोई अतिथि आएगा, उड़ा देते हैं, उड़ जाता है। इसी तरह से आपको बता दें, पहाड़ों पर, ये पूछा है ना, पहाड़, गर्मियों की छुट्टी पर पहाड़ों पर कई जगह प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। और उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में कभी कभी पर्वतों पर कोई पक्षी बैठ जाते हैं और बोलते हैं, उनकी आहट से या कुछ इस तरह के बोलते हैं, तो ये माना जाता है भूकंप आने वाला है या कोई आपदा आने वाली है, लैंडस्लाइडिंग होने वाला है, इस तरह से भविष्यवाणी कर दें। तो यदि वही छात्र वो पक्षी न बोले और वही छात्र वहां बोल दे तो क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी कर। ठीक है, अब हम लोग खत्म करते हैं और लास्ट हो गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, यहीं तक मेरा क्वेश्चन था। और आज 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा? आप लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। हाँ, एकदम सभी लोगों को गुड इवनिंग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसमें सीटेट में आप सफलता अर्जित कर रहे हैं, हम लोग आपकी सफलता से गदगद हैं। आप प्रश्न करके आ रहे हैं ना, तो हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है।
और आप करिए, निश्चित रूप से जितना पढ़ाया है गया है उसको पढ़ते रहिए, जो ऑनलाइन में बताया जा रहा है, डिस्कस कराया जा रहा है। आज हमने भी 30 क्वेश्चन डिस्कस कराया, तो निश्चित रूप से इसे देखना मत भूलिएगा। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। शुभ संध्या।